Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we are going to discuss our other topic of today, the Happy Prince. Short story. This is short story of Happy Prince. This is a wonderful short story. और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये है क्या, क्यों इसको ऑस्कर वाइल्ड के इस शॉर्ट स्टोरी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस और एप्रिसिएशन क्यों मिली, क्या वजह है। और जिस तरह से हम कि द हैप्पी प्रिंस इज एन एलेगोरी विच डिपिक्ट्स द सोशल इनजस्टिस, sufferings of the poor and high-handedness of the privileged class of Europe in Victorian age. The story portrays the social setup of England at that time. The story starts from the comments of the people about a precious statue of a dead prince who was called Happy Prince as he led a sheltered life. In his life, he was ignorant of the suffering of his people. That's mean कि The Happy Prince एक ऐसे शहजादे की कहानी है जो जब तक जिंदा रहा उसको लोग हैप्पी प्रिंस का नाम देते थे। वजह क्योंकि उसने जो शेल्टर्ड लाइफ गुजारी, बड़ी हैप्पी लाइफ गुजारी, बड़ी सिक्योर लाइफ गुजारी, और महल में डेफिनेटली उसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी, कोई उसको प्रॉब्लम्स नहीं थे। इस वजह से हैप्पी प्रिंस उसे कहा जाता था और उसे लोगों के जो सारोस हैं, जो दुख दर्द हैं, उनके बारे में उसे पता ही नहीं था। और उस वक्त जब ये विक्टोरियन एज थी तो उस वक्त लोगों के साथ क्या इनजस्टिस होती थी, क्या वो सफरिंग्स से गुजरते थे, किन क्राइसिस से गुजरते थे, और इसके हवाले से जो है हम पढ़ेंगे। और कहते हैं कि हैप्पी प्रिंस इज द सिंबल ऑफ बेनेवोलेंस एंड होप। अब हैप्पी प्रिंस क्या है? एक सिंबल है, होप का, एक उम्मीद का एक सिंबल है। हैप्पी प्रिंस इज अ नोबल मैन हु लव्स ह्यूमैनिटी बट it was his upbringing and royal lifestyle which keep him ignorant of the sad plight of his people. He lived in such a palace which has a huge boundary that did not allow the entry of sorrow and sufferings. Here, the high walls round the palace of Happy Prince are in fact a symbol of social and material differences between the poor and the privileged class. These differences were created by the vanity and haughtiness of the people who were in power. Because this social setup, even the noble people of the upper class failed to see beyond their material and luxurious life. The Happy Prince was a noble man who had great sympathy for human beings irrespective of their social status, but because of his living style he failed to do anything for his suffering. But when he died and his statue was put on a tall column, then he realized what the sufferings are. But it was too late, as he could do nothing except shedding tears as soon as he got a helping hand in the form of a little swallow, a baby. He sacrificed his precious jewels and fine leaves for comforting his distraught people. अब ये जो लाइन हमने पढ़ी है, इसमें क्या है कि जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था, अपने उसकी महल की दीवारें यानी ऊंची थी, बड़ी महल की दीवारें थी, तो वहाँ डेफिनेटली उसमें किसी दुख, मुसीबत, आफात की बात ही कोई नहीं थी, सफरिंग्स की बात ही कोई नहीं थी, क्राइसिस की बात ही नहीं थी।
تو उससे उस महल से बाहर के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, पुअर लोग थे, जो उनके साथ सफरिंग्स थी, जो क्राइसिस थे, उसे पता ही नहीं था कि ये सफरिंग्स होती क्या है, ये क्राइसिस होते क्या है, लोग किस तरह की जो है वो दुखों से भरी हुई लाइफ गुजार रहे हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं था। और अदर हैंड इन द अदर हैंड वो लोग जो प्रिविलेज्ड क्लास थी, जो हाई क्लास थी, वो भी अपने लोगों की कोई खास हेल्प नहीं करते थे, उन्हें भी अपनी वो लाइफ में बिजी थे, उन्हें पता नहीं था। तो इसी तरह से जब इस हैप्पी प्रिंस की डेथ हुई, दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब उसे उसके स्टैचू को एक कॉलम के साथ उसे जब लगा दिया गया, एक उसका स्टैचू एक बना दिया गया चौराहे पर, तो फिर उसके जो स्टैचू था, जो उसका बुत था, उसमें उसने जो उसकी जो आंखें थी उसमें कीमती मोती थे, और इसी तरह से जो उसकी तलवार थी उसके दस्ते के साथ जो है उन्होंने एक याकूत जो है वो लगा दिया। इसी तरह से उसके जो जिस्म पे जो उन्होंने लिबास बनाया वो गोल्डन पत्तियों के का लिबास था, और इस तरह का एक खूबसूरत सा जो है स्टैचू बनाया गया। हर शख्स उसको देखकर डिफरेंट अंदाज में कमेंट्स करता था। अब ये दिखा रहे हैं कि जनाब किस तरह से जब कोई शख्स यानी महल में मौजूद है तो उसको बाहर का पता नहीं है, जब वो बाहर मौजूद है उन लोगों में जाता है तो फिर पता चलता है कि लोगों की सफरिंग्स क्या है। तो इसी तरह से ये जो हैप्पी प्रिंस है, डेफिनेटली अब वो प्रिंस जो है था तो उसका स्टैचू, उसकी कोई डेड बॉडी भी नहीं थी, तो लेकिन ये कहने का मकसद ये है, जो उसने ये सिंबल दिया कि इंसान जब अपनी लाइफ में बिजी होता है तो उनको गरीबों का कोई पता नहीं होता। तो इस वजह से इंसान जो है, जिसको गरीबों की गुर्बत का पता नहीं होता, वो अपनी जो है वो हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। तो लेकिन जब वो गरीबों में वक्त गुजारते हैं फिर उन्हें पता चलता है। अब मरने के बाद का, चूंकि ये शॉर्ट स्टोरी है, एक जो है प्ले है, दिखा दिया है इसमें, और कुछ डेफिनेटली लोगों में ये अमीर लोगों में बेसिकली ये हाई क्लास के लोगों को ये बात पहुंचाने के लिए कि आप लोग अपनी क्लास के लोगों में बिजी हैं, जब गरीबों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह से जो है, इसलिए कहते हैं कि ये एक जो है इस शहजादे के मरने के बाद उसके दरमियानियों ने उसकी याद में एक खूबसूरत मुजस्मा बनाकर शहर के बीच में नस्ब कर दिया। मुजस्मे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आंखों में दो चमकदार कीमती पत्थर जड़ दिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और उसकी तलवार के दस्ते में एक बड़ा सुर्ख रंग का याकूत जुड़ा। मुजस्मे के तमाम जिस्म को सोने की बारीक पत्तियों से ढांप दिया जाता है। जो कोई भी इस मुजस्मे को देखता उसकी खूबसूरती और रानाई की तारीफ किए बगैर ना रह पाता। तो इस तरह से जब हैप्पी प्रिंस मौजूद होता है तो वहाँ दूसरी तरफ एक जो अबाबील है वो अपने साथियों से जो है वो बिछड़ जाता है, और उसके बताते हैं इस कहानी में कि मिस्र की तरफ उसके जो साथी थे वो चले गए, और वो एक खूबसूरत सुर्ख रंग की झाड़ी से दिल लगी कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला। उसके साथी जो है वो उड़ गए, अबाबील के स्वैलों के साथी थे, और ये जो है वहाँ रह गया। तो जब रात होने लगी तो फिर इस अबाबील ने सोचा कि मुझे जो ये रात है ये इस हैप्पी प्रिंस के कदमों में जो है वो गुजारनी चाहिए। अब हैप्पी प्रिंस के कदमों में जैसे ही वो आता है सोने के लिए, उसकी आंखें बंद करता है तो उसके ऊपर पानी के कतरे गिरते हैं। जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है और वो हैरान होता है, क्योंकि क्या होता है कि उस हैप्पी प्रिंस के उस मुजस्मे से जो उसकी आंख याकूत की बनी है उससे जो है वो कतरे टपक रहे हैं। दैट्स मीन के ये स्टैचू रो रहा होता है। अब यही अबाबील जो है
اس کے کاندھوں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، کندھے پہ آ کے بیٹھ کے اس سے پوچھتا ہے ہیپی پرنس سے کہ واٹ از ہیپننگ اور واٹ از دا ریزن آف ویپنگ، کیا پرابلم ہے، کیوں تم جو ہے نا یہ ٹیئرس آنسو بہا رہے ہو؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس دنیا میں لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تم میری مدد کرو، اور یہ ابابیل جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں سے بہت دور جو ہے ایک عورت ہے جو ضعیف ہے، اور اس کے جو ہاتھ ہیں اس میں سوئیوں کے چبھنے سے وہ سخت ہو گئے ہیں، اور وہ ملکہ کے لیے ایک شاندار جو ہے وہ جو اس کا چوبا ہے کڑھائی کر رہی ہے، اس کا بیٹا سخت بیمار ہے اور وہ سنترے کھانے کی فرمائش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی غربت کی وجہ سے اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتی، اور وہ کہتے ہیں تم جاؤ میری تلوار سے جو یاقوت ہے وہ نکال کر لے جاؤ اور اسے دے دو۔ اب ابابیل نے ایسا کیا، آ کے پھر دوبارہ اس نے بتایا اسے، اور پھر اجازت چاہتا ہے وہ، تو ابابیل اجازت لے رہا ہے، لیکن ہیپی پرنس سے کہتا ہے کہ ون مور نائٹ جو ہے اس کے ساتھ گزارے، اور آپ اس کے لیے گزارے، اور وہ ابابیل جو ہے وہ پھر ریڈی ہو جاتا ہے کہ راضی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ایک اور دن گزارتا ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہیپی پرنس اس کے ساتھ جو ہے ایک اور رات جب وہ گزارنے کا وعدہ کرتا ہے، تو پھر اگلے دن شہزادے نے ابابیل کو کہا کہ وہ شہر سے دور ایک غریب مصنف کو جو کہ اپنا ڈرامہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سخت سردی کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اور مجسمے کی ایک آنکھ سے جڑا ہوا قیمتی پتھر اسے دے آؤ، اور پھر وہ ابابیل اس کی آنکھ سے وہ قیمتی پتھر نکالتا ہے، یعنی اس کی آنکھ لے جاتا ہے اور وہ جا کے اس مصنف کو دے دیتا ہے، پھر واپس آ کر بتاتا ہے کہ میں اسے دے آیا ہوں، اور پھر وہ اجازت مانگتا ہے اس سے، لیکن ہیپی پرنس پھر اس کے لیے جو ہے ایک رات اور مانگ لیتا ہے، اور پھر ابابیل راضی ہوتا ہے۔ تو اگلے دن پھر یہی ابابیل کو